कि जो मासेज़ है उसके बिल्कुल बुद्धि खत्म ही हो चुकी है। उनको बस कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किसी ने कह दिया कि भई वहाँ पर 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है और इसमें नहीं गए तो फिर पता नहीं कैसा मतलब क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। बस उसी का भेड़-चाल है, चले जा रहे हैं लोग और उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं जबकि पता है कि वहाँ पर लोग मर गए, भगदड़ मची वहाँ पर 2-2 जगह पर भगदड़ मची और मर गए, मरने वालों के जो डेटा है वो पूरा रिलीज़ नहीं हुआ मतलब किस तरह की चीज़ें हो रही हैं कवर करने की। और उसके बाद ये भी लगातार न्यूज़ है कितनी भीड़ है, कितना चल के जाना है, कितना जाम है, रुकने की जगह और वहाँ पर गंदगी का क्या हाल है, वो सब मतलब सारी चीज़ें सब सोशल मीडिया सबको पता है। सब जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। हम देखें ना कि हमारे बराबर में इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल है ना, लेकिन हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। हम उसकी तरफ हुँ। तब देखते हैं जब कोई हमारी रैंकिंग कहीं डाउन हो जाती है ना, उसके बाद हम उधर देखते हैं कि देखो, पाकिस्तान की तो हमसे भी नीचे है। तो अर्पित भाई क्या हाल-चाल है आपके? बढ़िया है। आप बताएँ कैसे हैं आप? काफ़ी टाइम ठीक बाद चल रहा है बात हो रही सब। है आपसे। काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो हमने सोचा कि आप हुँ, पॉडकास्ट रिज़्यूम कर रहे हैं, तो क्योंकि ऑन एंड ऑफ चलता हुँ, रहता है और इसको अगर हुँ। पॉलिश वे में कहना है तो सीज़न, बट हम गरीब लोगों के क्या सीज़न होंगे पॉडकास्ट के तो इसलिए जस्ट आपसे शुरुआत हर बार करना बेहतर हुँ, लगता है, तो आपसे शुरुआत करेंगे अब। और आपका चैनल देख रहा अच्छा। हूँ मैं अभी काफ़ी टाइम से दोबारा तो एक मतलब ऐसा लग रहा है कि अब रफ़्तार पकड़ ली है चीज़ों ने। काफ़ी हुँ, मतलब रीच मिल रही है और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आप बना रहे हो। पिछली बार बात हुई थी तो आपसे यही बात हुई थी कि वीडियोज़ थोड़ा ज़्यादा बनाओ, तो आपने हुँ। हमारी बात सुन ली ऐसा लगता है। तो आपके जो एक्चुअल में वीडियोज़ हैं सारा कुछ डिपेंड करता है ना, वो कर रहा है मेरा इस समय, वो हुँ, डिपेंड कर रहा है एडिटर के ऊपर। हुँ, एडिटर हुँ, अगर एक अच्छा मिल जाए ना, तो आपका काम बहुत ईज़ी हो जा रहा है और बिल्कुल, एडिटर नहीं मिलता अच्छा उस चक्कर में क्योंकि आप जितना टाइम एडिटिंग में देते हो ना, उतना टाइम आप जो है कंटेंट लिखने में इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल बट सही। अगर एडिटर कोई ऐसा मिल जाता है ना, जो काम खराब कर देता है, खुद को ही अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर वो लगता है कि यार इससे तो खुद ही कर लेते। तो फिर वो भी नहीं लगता कि मतलब कोई ऐसे ही पकड़ लें किसी को और मेजरली वहाँ पर। बाकी हाँ, थोड़ा-सा बाकी लाइफ़ की और भी चीज़ें थी, तो वो भी थोड़ी सॉर्ट आउट हुई हैं, तो अब थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा निकल पा रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम अपनी बात यही हो रही थी मुद्दे की, जहाँ मुझे याद आ रहा है अभी-अभी कि इट ऑल बॉयल्स डाउन टू एडिटर कि मतलब एडिटर अच्छे नहीं मिल रहे थे हमें। तो हुँ, फिलहाल मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ खुद से क्योंकि मेरे को तो नहीं मिला एडिटर, तो मैं खुद से ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। मुझे इनफैक्ट एडिटर से बढ़िया एडिटिंग मैं कर लेता हूँ ना जब, तो मुझे लगता है हुँ, कि इट्स नॉट वर्थ इट तो ठीक है, चल रही है। बट आपका जो चैनल मैं देख रहा हूँ ना उसमें थोड़ा एक नए ट्रेंड दिख रहे हैं मुझको कि मतलब आप साइंस और रैशनैलिटी से थोड़ा-सा ज़्यादा बाहर जाकर आप नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो। क्या चैनल का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो मुझे नहीं पता बट हाँ, दोनों में से एक चीज़ तो लग रही है ऐसी। नहीं, नहीं, तो डायरेक्शन-वायरेक्शन चेंज नहीं है। देखो मेरा जो चैनल है ना, उसका आप अगर उसका जो बैनर भी देखोगे ना, बैनर में 3 वर्ड लिखे हुए हैं, साइंस, रैशनैलिटी, ह्यूमैनिटी। तो हुँ, उसी के आसपास ही रहेगा चैनल, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो साइंस पर बात ऑलरेडी करता ही था पहले, रैशनैलिटी पर भी बात करता था। अब थोड़ा-सा जो ह्यूमैनिटी वाला सेक्शन है, जो सोशल इश्यूज़ हैं, थोड़े सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, तो उधर भी थोड़ा-सा मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो वो भी मतलब अच्छा है, वो भी ज़रूरी है। उसके पता है उसका रीज़न एक अच्छा उसको करने का एक रीज़न अच्छा ये भी है कि होता क्या है कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात जब तक रिलेटेबल ना लगे किसी को, कोई अपनी लाइफ़ से या अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से रिलेट ना कर पाए, तो वो उसको उतने हुँ, अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब क्या है कि सही। हम उस चीज़ को अगर सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ से जोड़कर अगर हम उसे बता सकें, तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि थोड़ा-सा फ्रेशनेस मिल जाती है एक कंटेंट में ना, तो एक फ्रेशनेस आ जाती है कि भई एक ही तरह का कंटेंट बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। और वो भी फिर क्या होता है ना कि जो ऑडियंस है, वो भी उसी तरह की आ जाती है हमारे पास। वो भी मतलब सेम टाइप की ऑडियंस है, वही सुने जा रही है, वही वाह-वाह करे जा रही है। ना तो अब होता क्या है कि हमें हमारी जो बात है, वो नए लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी है। हम अपने हुँ, ही इको चैम्बर में बात करते रहें, वही लोग तालियाँ बजाते रहें, वही लोग वाह-वाही करते रहें, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। नए लोगों तक बात जब तक नहीं पहुँचेगी, तब तक चीज़ें बदलनी नहीं है और हम जो चाहते हैं, आप भी जो कर रहे हो, मैं भी जो कर रहा हूँ, हमारा जो मोटो है, वो तो यही है ना कि कुछ सोसाइटी में कुछ बदलाव ला सकें, हम कुछ चेंज ला सकें, लोगों की सोच थोड़ी बहुत भी अगर हमारी वजह से बदलती है, तो वो एक वही चीज़ है हम जो लेकर चल रहे हैं। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि अच्छा है कि थोड़ा-सा हम चैनल थोड़े से और अपने चैनल को थोड़ा-सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दें, थोड़ा-सा और नए जो एरियाज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर करें और बाकी जो हम जो कर रहे हैं वो तो है ही, वो तो कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा। वो तो चीज़ कहीं नहीं जा रही। वो तो हम उसको हर चीज़ में ला ही सकते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और ये बात भी जो बीच में आपने बोली ना, बहुत सही बात बोली कि एक एको एको चैम्बर में गूंज रही आवाज़, हुँ, और वही लोग बात कर रहे हैं, वही उसी तरह से। और 2 तरह के ऑडियंस आते हैं हमारे पास, या तो एक जो बोलते हैं कि वाह-वाह! क्या कंटेंट बनाया है, या दूसरे बोलते हैं कि क्या कंटेंट बनाया है, गाली गाली मारने वाले। मतलब ज़्यादा वाह-वाही करने वाले होते हैं, बट बिल्कुल सही है कि एवेन्यू चेंज नहीं करेंगे तो ऑडियंस कैसे बढ़ेगी? पर आपको नहीं लगता कि मतलब मैं आपसे एग्री करता हूँ ऑफ कोर्स कि हाँ, हुँ, साइंस और रैशनैलिटी से थोड़ा इतर भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी रैशनैलिटी का ही पार्ट है, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करना उसमें कोई बट उसके मुझे अगेन वी कैन हैव डिफरेंस इन ओपिनियन, बट साइंस और हुँ, रैशनैलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। सोशियो पॉलिटिकल के लिए तो बहुत लोग हैं, जैसे आकाश बनर्जी हैं, ध्रुव राठी हैं। ध्रुव राठी को मैं साइंटिफिक क्रिएटर नहीं बोलूँगा, मैं उसको सोशियो पॉलिटिकल ही बोलूँगा। मोहक हुँ, मंगल हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट जैसे साइंस और रैशनैलिटी में आप गिने-चुने कितने लोगों को गिनती में ले सकते हो? हुँ, मुझे लगता है कोई 10-12 भी नहीं होंगे इस इंडिया में तो। सही बात। तो उसी बात पर मैं अगेन मुझे अगेन आप भी यही बोलोगे कि आपका फ़ोकस तो वही रहेगा, बट थोड़े से वीडियोज़ और उस एवेन्यू को बढ़ाना, वो उसमें भी हुँ, कोई बुराई नहीं है। बट इसी से आते हैं मेन मुद्दा आज की बात का, कि हुँ, क्या कोई फ्यूचर है साइंस और रैशनैलिटी कंटेंट क्रिएटर का हमारे देश में? जिस तरह की चीज़ें हमारे देश में चल रही है ना अभी फ़िलहाल, कि भई अ, रैशनैलिटी का और साइंटिफिक इंटेलेक्ट का कत्ल किया जा रहा है हर दूसरे हुँ, दिन क्या, हर दिन ही मान लो आप। जितना स्यूडो साइंस फैलाया जा रहा है, टॉप से लेकर बॉटम तक, मतलब बॉटम के लोग भी फैला रहे हैं, टॉप वाले लोग भी हुँ, फैला रहे हैं। तो हुँ। क्या फ्यूचर है, आपको क्या लगता है ऐसा, मतलब आज देखो की तारीख में? फ्यूचर को 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो फ्यूचर इस तरह से देख सकते हैं कि हम अपना फ्यूचर देखें कि हमारा फ्यूचर मतलब हम कुछ इससे बना पाएँगे, नहीं बना पाएँगे। एक तो ये पॉइंट ऑफ हुँ, व्यू है फ्यूचर को देखने का मतलब कि हम इससे कुछ अर्निंग या अपनी लाइफ़ की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएँगे। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये है कि क्या सोसाइटी को ज़रूरत है कि नहीं? तो देखो हुँ, अपना तो नहीं कह सकता क्लियरली लेकिन हाँ, सोसाइटी को तो 100% ज़रूरत है। क्योंकि देखो जहाँ गंदगी होगी ना, सफाई करने वाले की भी तो वहीं ज़रूरत है। जहाँ सफाई ऑलरेडी है, वहाँ सफाई करने वाले की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम जब देखते हैं कि जिस तरह से सूडो साइंस जिस तरह से मतलब लोगों के दिमागों में बकवासें भरी जा रही हैं, तो ऐसे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ आप अभी कह रहे थे ना कि 10-12 क्रिएटर हैं, मैं कहता हूँ ये 10-12 नहीं ये 100 150 क्रिएटर होने चाहिए, वो भी कम है। हुँ, हुँ। ये तो मतलब ज़रूरत तो 10-12 बहुत मुझे ज़्यादा है। पता है। हाँ। 10-12 मुझे पता है, बाकी होंगे ऑफ कोर्स, मेरी विज़न थोड़ी कम है, मेरे पास नहीं आते उतने लोगों के वीडियोज़, तो होंगे ऑफ कोर्स ड 150-200 भी होंगे, बट इतने प्रमुखता से नाम सामने नहीं आते उन लोगों के, या उनकी रीच इतनी नहीं है जितना बाकी लोगों की है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और मैं अपनी बात करूँ तो लास्ट ईयर तक हमारे वीडियोज़ को भी कोई रीच नहीं मिल रही थी। गलती से 1-2 हुँ, वीडियोज़ को रीच मिली, फिर उससे आगे बात बढ़ी है। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, तो हुँ, ये ऑडियंस इसकी है, बट बहुत ही स्कैटर्ड है। मतलब आप देखोगे ना कि इस तरह के जो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर है, उनकी ऑडियंस तो भर-भर कर है, और आप देश में जब बात होती है यूट्यूबर कौन है, तो हुँ, पहला 10-15 नाम किनके आते हैं? उन्हीं लोगों के आते हैं, राइट? कि वही क्रिंज लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, हम तो घास छील रहे हैं यहाँ पर। भले ही हुँ, हमारी रीच कम है, मतलब इन लोगों की, बट जो इम्पैक्ट डाल रहा है समाज में, आप जैसे हुँ, लोग या बाकी दूसरे लोग, उनका नाम कभी नहीं लिया जाएगा, भले ही वो और बड़े हो जाएँ। मतलब उनका इम्पैक्ट शायद और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो भी उनका नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो सीरियस वाली कैटेगरी में आ जाएँगे। तो हुँ, यही मेन बोल रहा था मैं, कि ऑडियंस है, स्कैटर्ड है, बट उस हुँ, ऑडियंस को एक तो यूनाइट करना बहुत बहुत ही एक इम्पॉसिबल सा टास्क है हमारे देश में, जहाँ पे आप कुछ ढंग की बात लिखते हो ना, तो लोग कहते हैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया वीडियो, या कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा टफ हो गया। तो हुँ, उस लिहाज से मैं बोल रहा था कि जब ना सरकार, ना सिस्टम, ना कोई और प्रमोट कर रहा है साइंस और रैशनैलिटी को, तो हुँ। उस टाइम पर हम हमारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, बट उस काम को करना और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इससे मुश्किल काम मुझे लगता नहीं कोई और है आज की तारीख में, कि आप एक वीडियो डालो, आपको और थोड़ा-सा भी कंट्रोवर्शियल हुआ तो आपको गाली भी पड़ेगी, और वाह-वाही गाली करने भी वाले पड़ती है, बोलेंगे कि मास रिपोर्टिंग भी होती है, वीडियो की हाँ। रीच खत्म हो जाती है, अब देखते-देखते ग्राफ ऊपर जा रहा है, जाते-जाते फ्लैट हो जाता है। तो और ये सारी चीज़ें झेल ऐसा भी हुआ है अर्पित भाई, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि रातों-रात चैनल बंद हो गए लोगों के। चैनल बंद हो गए, लोग गायब हो गए, तो ऐसा ऐसा भी होता है। तो अगर आपका चैनल मतलब ऊपर भी जा रहा हो, आपको लग रहा है कि, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि बस सब
खराब, दुकान बंद एकदम से, कोई हुँ। जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हाँ, तो हुआ है। इस और स्पेशली जो बिल आने वाला है अभी, आने वाला है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हुँ, एक बिल आने वाला है जिस पर नकेल कसी जाएगी सारे कंटेंट क्रिएटर्स पर। तो उसके आने के बाद और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस बिल्कुल, तरह से वो होने वाली है। सेंसरशिप होगी और क्योंकि जो यही आप यही एक एक जो चीज़ है ना, जो उनकी गिरफ्त से अभी बची हुई है। यहाँ पर हुँ, एक फ्री वॉइस का स्पेस है, जहाँ पर लोग इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि इसको भी किसी तरह से हम कर दें, और जो पीछे अभी जो कंटेंट क्रिएटर्स का जो अवार्ड फंक्शन हुआ था, वो अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे। मुझे लगता है कि उसका भी पर्पज़ कहीं न कहीं ये था, कि भई ये वाली बात करो, हमारे साथ में आ जाओ और हम देखो तुम्हें क्या-क्या प्रोवाइड कराते हैं। वो एक वो था, लालच था एक, दिखाया जा रहा था लोगों को कि भई देखो, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी है, ये आपको अवार्ड मिल सकता है। वो एक करके देख लिया, लेकिन उससे भी जो है पूरा कंट्रोल में नहीं आया मामला। तो मुझे लग रहा है दूसरा स्टेप जो है वो यही होगा कि अब प्यार से बात नहीं बन रही, तो डंडे से बात बनानी पड़ेगी, और वो कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है और मुझे लगता है कि अगर प्रेज़ेंट सरकार रही 5 साल और, तो अवश्यंभावी है वो होगा ही होगा 100%। बट ठीक है, जब होगा तब की बात है। बट अगर प्रेज़ेंट टाइम में बात करें अगर कि साइंस और रैशनैलिटी कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी भी यहाँ पर, तो उसमें बेसिकली ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिखती नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको इस उस डायरेक्शन में, क्योंकि ना सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है, ना बाकी और किसी और की तरफ से कुछ हो रहा है। तो आप वीडियो बना रहे हो, बस उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क आप एक्सपेक्ट मत करो, ये वाली बात है। उसी से आते हैं डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में जो उससे ही जुड़ा हुआ है कि जो ग्लूमी डायरेक्शन हमें दिख रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। रोज़ हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आज ही पढ़ रहा था न्यूज़ कि दिल्ली में जो नई दिल्ली में जो फिर से भगदड़ मच गई, कुंभ हुँ। जाने वाली, कल-परसों की न्यूज़ है शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है, कि फिर हाँ, से स्टैम्पीड कल हो की गया। हुँ, फिर से स्टैम्पीड हो गया, 15 या 20 कुछ लोग फिर से अनफॉर्च्यूनेटली उसमें दब के मर गए। तो रोज़ ऐसी तरह की न्यूज़ आ रही हैं। अ, और उस पर एक और न्यूज़ आपने भी देखी होगी कि दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लोग आ गए, या फिर उसका रिलेशन में एक मस्जिद में कुछ दूसरे तरह के लोग चले गए। तो हुँ। पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन तो जमकर हो रहा है। जो प्रेज़ेंट सिस्टम है, उसका क्या कोई आपको लगता है सॉल्यूशन? सरकार तो बदलेगी नहीं, तो हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं? देखो, सरकार अगर कर सकती या करने की इच्छा हो उसके अंदर, तो वो बहुत ईज़िली कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। बहुत पावर होती है सरकार के हाथ में, लेकिन हमें पता है कि सरकार ऐसी है कि वो ऐसा करने वाली नहीं है। तो देखो, हम तो बस यही कर सकते हैं कि अपने अंदर जितनी क्षमता है, हमें जितना लगता है कि भई हमारे बस का है, हम कोशिश कर रहे हैं करने की। और भी हम हैं, और भी लोग हैं जो थोड़े जागरूक हैं इस बारे में, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी कोशिश कितना इम्पैक्ट डाल रही है, कितना असर पड़ रहा है, कितने लोग बदल रहे हैं, वो तो नहीं कह सकते। और जिस तरह से माहौल बनता दिखता है, जिस तरह अब ये देखो ना, कुंभ में जो हमने देखा है, जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, ये मैं कहता हूँ, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लिटमस टेस्ट होती हैं समाज का। ये बताती है समाज आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि मतलब इतनी भीड़ मुझे लगता है कि ये और उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं, जबकि पता है कि वहाँ पर लोग मर गए, भगदड़ मची, वहाँ पर 2-2 जगह पर भगदड़ मची और मर गए, मरने वालों के जो डेटा है वो पूरा रिलीज़ नहीं हुआ, मतलब किस तरह की चीज़ें हो रही हैं कवर करने की। और उसके बाद ये भी लगातार न्यूज़ है, कितनी भीड़ है, कितना चल के जाना है, कितना जाम है, रुकने की जगह और वहाँ पर गंदगी का क्या हाल है, वो सब, मतलब सारी चीज़ें सब सोशल मीडिया सबको पता है, सब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। अब आप देखो ना, कि इसका मतलब कि कोई जो हमारे लोगों की जो कुछ सोच है, उसमें कुछ तो परिवर्तन ऐसा आया है कि 50 करोड़ लोग उठ के, एक मतलब सवा करोड़ वाले देश में 50 करोड़ लोग उठ के एक इवेंट के लिए चले जाएँ, वो एक सोचने वाली बात है। एक बाबा जी की रील देख रहा था मैं अभी-अभी। जो आप बोल रहे हो ना, एग्ज़ैक्ट सेम पॉइंट था कि वो खुश हो रहे थे बड़े कि एक नहीं 2-3 हैं अलग-अलग, उनका नाम नहीं लेंगे अगेन। बट वो यही बोल रहे थे, खुश हो रहे थे कि ये तो हिंदुत्व की जीत है कि कुछ लोग मतलब 50 करोड़ 60 लोग करोड़ लोग गए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, टोक्यो बन गया हमारा जो प्रयागराज है, इलाहाबाद बोलने वाला था। प्रयागराज जो है वो टोक्यो बन गया, इतने लोग कभी एक शहर में नहीं आए। और दूसरा बयान तो आपने सुना ही होगा कि जो नहीं आएगा वो अ, हुँ, देशद्रोही है वाला बात। वो बिल्कुल। तो इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं ना मेन पॉलिटिकल फिगर द्वारा, हम और आप जानते हैं सच्चाई क्या है,
बट आम जनता जो है ना आम जनता डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। तो वही मेन चीज़ है कि एक आम आदमी क्या करे आज की तारीख में? बॉइल्स डाउन टू आम आदमी कि भाई नॉर्मल इंसान जिसको ना साइंटिफिक इंटेलेक्ट है, जिसके पास थोड़ा बहुत है, बट बाकी ज़्यादा कुछ वो जानता नहीं, तो वो क्या करे आज के समाज में? क्या कर सकता है? उसके पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं क्योंकि उसके आस-पास जितनी भी चीज़ें उस तक पहुँचाई जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से टीवी के माध्यम से या उसके आस-पास जिस तरह के लोग हैं उनके माध्यम से, वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं पहुँच रही। वो सारी चीज़ें उसे किसी न किसी गलत डायरेक्शन में ही पुश कर रही हैं और उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, उसका नुकसान है। जो लोग वहाँ पर मर गए, उनका तो नुकसान ही हुआ ना, उनका किसी न किसी का भई बेचारे का कोई अर्निंग मेंबर चला गया किसी फैमिली का, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई, किसी के छोटे-छोटे बच्चे तक वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। तो वो तो नुकसान ही है और बेचारे देखो मतलब रेलगाड़ियों में कैसे-कैसे मतलब भर कर जा रहे हैं, ट्रेन्स में धक्के खा रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, अंदर बैठने की जगह नहीं है, ये सब करके भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस हद दर्जे की ब्रेन वॉशिंग जो है पिछले सालों के अंदर हुई है, कि जो मासेज़ है उसके बिल्कुल बुद्धि खत्म ही हो चुकी है। उनको बस कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किसी ने कह दिया कि भई वहाँ पर 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है और इसमें नहीं गए तो फिर पता नहीं कैसा मतलब क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। बस उसी का भेड़-चाल है, चले जा रहे हैं लोग। क्योंकि ये कहानी चलाई गई ना सर कि 144 साल पहले तो दूसरा अमृत वाली कहानी है। ये सारी स्टोरीज़ ही तो हैं जो हरारी साहब की बुक हम पढ़ते हुँ, हैं सेपियंस, उसमें एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि स्टोरीज़ ने ही होमो सेपियंस को बनाया है और स्टोरीज़ ही होमो सेपियंस को बिगाड़ेंगी, क्योंकि स्टोरीज़ बना नहीं बनाते हम तो आज मर मरा जाते। हुँ, मतलब जो होमो सेपियन हम आज हैं वो नहीं बन पाते, तो स्टोरीज़ नहीं बनाया और स्टोरीज़ ही हमें मारेगी कल को कि भाई ये स्टोरी बन के ही लोग दब के कुचल के मर रहे हैं कि भाई अभी प्लेटफ़ॉर्म चेंज की बात है। अब आप सोचो किसी भी नॉर्मल देश में प्लेटफ़ॉर्म चेंज होगा, मानता हूँ आबादी ज़्यादा है, बट प्लेटफ़ॉर्म चेंज होगा तो क्या इतनी भगदड़ से लोग मर सकते हैं? सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म चेंज की वजह से, लास्ट मोमेंट पे। तो वो चीज़ मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे हो गया कि भगदड़ मच रही है आजकल, मतलब और ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है। पहले जो हर कुछ-कुछ साल में आपको सुनने को मिलती थी कि भगदड़ मच गई है, वो आजकल आपको हर 1 महीने में, हर 15 दिन में सुनने को मिलेगी सेम चीज़। और तो इसको फ्यूल करती है एक और चीज़ जो अगला क्वेश्चन है मेरा कि अस हुँ, वर्सेस देम की मेंटालिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो हमारे देश में अगेन हुँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं सुनने वाले, बट अभी से ज़्यादा है, ये तो देखने में अपरेंट है। उस हुँ। अगेन सेम क्वेश्चन पूछूँगा कि अ, आपकी जो मेंटालिटी चेंज होती जा रही है नॉर्मल इंसान की, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता जा रहा है, दिन-रात उसको सेम चीज़ देखने को मिल रही है। हमें पता है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? देखो, जो मेंटालिटी चेंज हो रही है ना, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफ़ाई किया। अभी जैसे हम कुंभ की बात कर रहे थे, तो उसमें एक तो यही था, ये तो रीज़न था ही था कि भई 144 साल बाद आया है, बहुत सारे लोग इस वजह से भी जा रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से भी जा रहे हैं क्योंकि ये इस इवेंट को ना एक शक्ति प्रदर्शन का इवेंट बना दिया गया। कि हम एक दो दुनिया को दिखा दें कि भई हमारी या दुनिया को या जिनको भी उनको दिखाना है, उन लोगों को हुँ, दिखा दें कि भई हम कितने यूनाइटेड हो गए हैं और हमारी ताकत आप देखो। तो वो भी एक रीज़न है। अब जो दिल्ली में जो भगदड़ मची है, वो इतने सारे लोग हैं उसमें आप देखो कि वहाँ पर जो भी स्टेशन मास्टर या जो भी जिनके भी कंट्रोल में वो चीज़ें रही होंगी, उनको मेरे ख्याल से इतना सेंस तो होगा कि ये जो भीड़ है, इतनी ज़्यादा है और ये जो भीड़ है हमारे भारत की, ये कोई बहुत सिविलाइज़्ड भीड़ नहीं है। ये और लास्ट मोमेंट पे और उसमें उस भीड़ में भी वो मतलब ज़्यादातर वो जो भीड़ लोग होंगे क्योंकि जो सारे तो रिज़र्वेशन में जाने वाले नहीं होते, ज़्यादातर तो वही होते हैं कि भई जिनको नहीं किसी होते। तरह से जगह अपनी ढूँढनी है ट्रेन के अंदर। बाकी जो रिज़र्वेशन है उसको तो पता है कि भई मैं अपनी जो मेरी जगह है वो तो सुरक्षित है, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो ये जो भीड़ है ये तो भागेगी ना कि मेरे को जगह मिल जाए जल्दी से मेरे को जाकर बैठ जाऊँ। तो वो इसलिए वो भाग रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं। तो ये भी सिचुएशन इन चीज़ों को ध्यान में रखकर भी मतलब जिसने भी जो लास्ट मोमेंट पे प्लेटफ़ॉर्म चेंज करने का डिसीज़न लिया, वो भी जो है बहुत गलत था। अब बात करते हैं कि भई ये जो हो रहा है इसको कैसे रोका जाए? तो रोकने का तो देखो यही है कि इसका बात ही कर सकते हैं हम, लोगों को समझा ही सकते हैं कि भई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने भी और हमारे पास तो यार हम देखें ना कि हमारे बराबर में इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल है ना, लेकिन हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। हम उसकी तरफ हुँ, तब देखते हैं जब कोई हमारी रैंकिंग कहीं डाउन हो जाती है ना, उसके बाद हम उधर देखते हैं कि देखो, पाकिस्तान की तो हमसे भी नीचे है। तब हम देखते हैं लेकिन जहाँ से हमें सबक लेना चाहिए, वो उसके लिए नहीं देखते। उन्होंने देखो जो करा है, उन्होंने जिस तरह से एक धर्म के नाम पर एक देश बनाया और जिस तरह से वहाँ पर फिर पोलराइज़ेशन लगातार होता रहा और लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता रहा, उसका परिणाम आज वो एक फेल्ड कंट्री है।
वही चीज़ हम यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यहाँ भी हम ऐसे ही करके जो है देश को विश्व गुरु बना जाएँगे। नहीं बनता। ये जो फ़ॉर्मूले थे ना, ये चलते थे मेडिवल टाइम में। मेडिवल टाइम में एक ब्रेनलेस भीड़ काम कर जाती थी, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी ना उतनी। तब तो आपके पास भीड़ की ताकत है, भीड़ जिसकी ज़्यादा है, जिसकी भीड़ जो है एकदम ब्रेन वॉश्ड है और वो अपने पर्पज़ के लिए मर मिटने को तैयार है, वो बढ़ जाता था आगे। और हम देखते हैं ऐसे जो है क्रूसेड में देखें या फिर जो इस्लाम जिस तरह से फैला उनमें इसका भी एक बड़ा रोल है, कि लोग बहुत समर्पित थे अपने धर्म के लिए। लेकिन अब आप उस चीज़ को आज के दौर में 21वीं सदी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आप पिछड़ने वाले हो। क्योंकि अब जो दौर है वो उसका नहीं रहा, भीड़ की ताकत का नहीं रहा। अब ब्रेन की ताकत का, अब एआई का दौर है। अब आपको ताकत कहीं और दिखानी है। वो टाइम चला गया, वो सदियाँ गईं। वो प्रैक्टिकल उस टाइम पे करना था आपको। अब वो उस प्रैक्टिकल को आप आज करने की कोशिश कर रहे हो, वो उसकी जो डेस्टिनी है वो फेल होना ही है और होगा ही। और हम अगर ईस्ट में अपने देखें तो हम चाइना से सीख सकते हैं कि क्या करना है। और हुँ, हम पता नहीं क्यों इनको इग्नोर करते हैं। मतलब किसी के पास इतने नज़दीक में इतने अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हों, तो वो उनसे सीख कर बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करे। लेकिन हम मतलब उल्टी ही दिशा में जा रहे हैं। हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने किया था। और जबकि रिज़ल्ट हमारे सामने हमें दिख रहा है कि क्या रिज़ल्ट है उसका। एंड रिज़ल्ट क्या होता है ऐसी चीज़ों का? जब जब आप किसी धर्म के नाम पर देश खड़ा करते हैं और धार्मिकता को बढ़ावा देते हैं, तो फिर क्या रिज़ल्ट होता है आपका? कहाँ पहुँचते हो आप? तो हमारे सामने बहुत क्लियर एग्ज़ाम्पल है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भई हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वो पाकिस्तान को क्यों नहीं देख लेते? एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद कर लेना। और आप चाइना को क्यों नहीं देखते? आप चाइना की इकोनॉमी को देखो। जब हम 80s एंड 90s के आस-पास आप देखो कि चाइना की और हमारी जो इकोनॉमी थी, लगभग बराबर थी, पर कैपिटा में अगर देखा जाए तो। आज उसकी पर कैपिटा 5 गुनी है हमसे। और आज राइट। देखो कहाँ पहुँच गया, मतलब वो ऐसी जगह पर पहुँच गया है कि वहाँ पर पहुँचने के लिए अगर हम आज सोचते हैं ना, तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। तो ये फ़र्क होता है कि जब आप इकोनॉमी पे फ़ोकस करते हो, अपने जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, जो आपके जो सोसाइटी के, उन पर जब आप फ़ोकस करते हो, तब आप कहाँ पहुँचते हो। और जब आप धार्मिक चीज़ों में उलझे रहते हो और आप एक धर्म के नाम पर राष्ट्र खड़ा करने की कोशिश करते हो, तो आप कहाँ पहुँचते हो। तो चाइना ने जो किया वो हम क्यों नहीं कर सकते? और चाइना ने जो किया उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उनकी जो उनका जो समाज था उसमें एक उन्होंने अब वैसे तो मैं कहता हूँ कि भई जो वहाँ पर जो भी कम्युनिज़्म है उसके कुछ या फिर जो उनकी कहें कि वो है एक डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर, तो उसकी कुछ मतलब ड्रॉबैक्स ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो एक अच्छा जो पहलू है, जो कम्युनिज़्म वहाँ पर था उसके चक्कर में जो वहाँ पर उन्होंने जो उसके उनकी जो स्कूलिंग है, स्कूल्स में उन्होंने एक रैशनैलिटी को बढ़ावा दिया, जो रैशनल अप्रोच है, वो लोग बच्चों को सिखाई, जो किसी भी धार्मिकता का जो ज़हर होता है, वो बच्चों में नहीं जाने दिया। मतलब जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये है कि भई 18 साल से कम के बच्चे को आप किसी भी रिलिजन में इंडोक्ट्रिनेट नहीं कर सकते। तो हुँ, ये जो एक चीज़ है, इससे क्या होता है कि होमोजेनिटी बढ़ती है सोसाइटी के अंदर। क्योंकि 18 साल तक की जो एज होती है, वो बड़ी ऐसी एज होती है जिसमें कि आप बच्चे को कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें दिमाग में बिठा सकते हो। तो उस एज से बच्चा निकल जाता है, तो उसकी सोच खुल जाती है। और वो एक साथ जब वो एक तरह के माहौल में पड़ता है, जहाँ पर कि कोई हिंदू-मुस्लिम नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं, ये सब नहीं है, तो वो ज़्यादा सोसाइटी के अंदर अच्छे से घुल-मिल पाता है। वो जो डिवाइड है, जो अस वर्सेस देम वाला जो है ना, वो चीज़ें दिमागों से निकलती हैं। और उसका फ़र्क पड़ता है। जब एक होमोजेनिटी होती है ना समाज के अंदर, तो उसका फ़ायदा मिलता है। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारा तो धर्म के आधार पे तो बँटा ही बँटा है। जातियों में हम कितने डिवाइडेड हैं। अगर आप चलो हिंदू राष्ट्र भी बनाते हो, तो जातियों का क्या करोगे? और भले सही को बात आप कहो, कोई भी कहे कि भई जो हमारा जो देश है उसके अंदर जाति की अब तो समस्या नहीं। बहुत सारे लोग यही आर्गुमेंट देते हैं कि भई अब तो कहाँ जातिवाद है, अब तो कोई जातिवाद नहीं है। अब तो लेकिन भैया इश्यू है, आप है, अखबारों को भर-भर कर। खोल के पढ़ लो, आप आंकड़े उठा के देख लो एनसीआरबी के, वो कहीं नहीं गया है, वो यहीं पर ही है। आपकी आँखों के सामने है, बस आपने उसे कारपेट के नीचे सरका दिया और आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं है वो। और इवन आप देखो कि इन इश्यूज़ को, जो हमारे समाज के जो ये जो इश्यूज़ हैं, ये हमारी इकोनॉमी पे किस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं। इस पर भी स्टडीज़ हैं, इस पर भी लोगों ने बुक्स लिखी हुई हैं। अ, बुक का नाम मैं भूल रहा हूँ। हमारे ही जो इकोनॉमिस्ट हैं रघुराम राजन हैं, उनकी एक बुक है आई थिंक द थर्ड पिलर, मेबी शायद वो है। और एक और इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी भी बुक है। उन्होंने भी इसी चीज़ को बोला है कि जो हमारे समाज का जो सारी चीज़ें जो अगर अटक जाती हैं,
वो यहीं पर अटक जाती हैं कि हमारा जो समाज है ना, वो बहुत डिवाइडेड है। वो जातियों में डिवाइडेड है, वो रीजनैलिटी में बँटा हुआ है, वो रिलिजन में बँटा हुआ है, इतना जो लैंग्वेज में बँटा हुआ है, इतना जो बँटा हुआ समाज होता है, वो सब अपने-अपने बारे में सोचने लगते हैं। वो सब कहते हैं कि भई पहले मैं सबसे ऊपर जो हमारा जो समाज है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। वो सब अपने-अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे बँटा हुआ समाज तरक्की नहीं करता। आपको उसको एक बनाना पड़ेगा और केवल एक आप किसी एक लैंग्वेज से नहीं बना सकते, आपको हर तरह से प्रयास करने पड़ते हैं। हर तरह से और तो अब आज क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं कि वो मामला उल्टा हो रहा है। अब हम और ज़्यादा डिवाइड करने पर हैं, कि हम और ज़्यादा बाँट दें कि भई तुम ये हो और हम ये हैं और हम तुमसे ऐसे जो है देश नहीं चला करते। ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब बड़ी प्रूवन हैं। देखी हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास देखने के लिए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली क्या करें? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर चाइना चाइना के केस में 100% एग्री विथ योर थिंग्स, बट चाइना की जो ग्रोथ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है अधिकतर, और काफ़ी अभी तक भी आ ही रही है। तो बिज़नेस के मामले में अगर मैं बात करूँ ना, तो चाइना को हम अभी भी नहीं टक्कर दे पाएँगे, ना आज, ना कल, ना परसों, ये सिंपल सी बात है। क्योंकि वहाँ पर लेबर लॉज़ अलग हैं, जो लेबर लॉज़ हमारे यहाँ पर भी नहीं है वैसे तो, बट वहाँ पर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लेबर लॉज़ हैं, जो कि आप किसी से डब्बे में बंद करवा के 48 घंटे, 72 घंटे एट अ स्ट्रेच काम करवा सकते हो, वहीं पे खाना-पानी सब देकर उसको, जो कि होता है जनरली, हम सबको पता है। तो ये आपकी ग्रोथ को करता है फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आती है सारी ग्रोथ बेसिकली, जो भी आती है, क्योंकि आप जो चीज़ को एक्सपोर्ट करते हो, बाहर भेजते हो, राइट? तो पर जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं वो 100% चाइना ने बहुत इम्प्रूव करी हैं, और आपने भी देखा होगा कि कुछ समय पहले तक हमारा कॉम्पिटिशन चाइना से था, जैसे आप भी बता रहे थे हुँ, कि हम हुँ। अभी 10 साल, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। चाइना से कम्पीट करने लगे थे हम लोग, अब हम किससे कम्पीट कर रहे हैं? अपने पाकिस्तान से कम्पीट कर रहे हैं, पापा उससे कम्पीट करके खुश हो रहे हैं कि उससे तो हम कहीं बेहतर हैं। अरे बेवकूफ़ों, देखो तुम चाइना कहाँ पहुँच गए और तुम कहाँ पर हो। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सही बात है। और ये एक और चीज़ हम यूरोप से भी सीख सकते हैं। यूरोप टेक्निकली एक कंट्री नहीं है, बट वो एक कंट्री की तरह बिहेव करता है। फ्री ट्रेड है, हुँ, फ्री बॉर्डर है। तो आप हुँ, अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग कल्चर है, और सब आपस में मिल-जुल कर रहते हैं, और सबका ट्रेड आपस में बनता है, और यू एक करेंसी भी एक है। तो हुँ, ये भी एक चीज़ आप सीख सकते हो उससे, कि अलग-अलग भाषा, अलग-अलग कल्चर होने के बावजूद भी वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारे सामने तो एग्ज़ाम्पल बहुतेरे हैं, जैसा आपने ये बताया था। बट फिलहाल जो जैसे दबाई जाती है ना चीज़ें, फिर कि जैसे जोक का मुद्दा है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। पर हुँ, इस तरह से हमेशा, जैसे रोम के टाइम से ही चली आ रही हैं चीज़ें, कि हुँ, असली मुद्दों को दबाने के लिए ना, ऐसे मैन्युफैक्चर कर दिए जाते थे मुद्दे, कि या तो युद्ध दिखा दिए जाते थे लोगों को, या रोम कैथेड्रल में कुछ लड़ाइयाँ करवा दी जाती थी, कि एंटरटेनमेंट ग्लैडिएटर्स। होता है, तो भूल जाएँ। है ना? हुँ, एंटरटेनमेंट करवा दिया। तो आज के तारीख में भी वही हो रहा है, कि मैन्युफैक्चर कर दिए जाते हैं मुद्दे, कि हुँ, और आपने देखा होगा उसमें एकदम से एक सख्त कार्रवाई की गई विदिन 24 आवर्स, 48 आवर्स। ऐसी कार्रवाई तो शायद किसी भी उसमें नहीं की गई। मणिपुर का अभी तक हाल खराब है, उस पर बस प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया है बस वहाँ पर, और कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर सर ने एक एक लाइन भी नहीं बोली है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, पर दूसरी चीज़ों पर संसद में मुद्दा उठ जाता है। तो पता नहीं कब हम लोग मेन मुद्दों को सच में उठाना कि सोचेंगे कि हाँ, मेन मुद्दे ये हैं और वो नहीं है। पर ठीक है, अब अगेन आप जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो आपको ऐसा लग सकता है कि ये कितनी नकारात्मक बातें कर रहे हैं दोनों, ग्लूमी बातें कर रहे हैं, बट सिचुएशन तो यही है ना दोस्तों आज की तारीख में, कि सिचुएशन खराब है, और खराब सिचुएशन पे बात करके ही सिचुएशन अच्छी होगी। इसीलिए हम ये बातें कर रहे हैं, अगर किसी को लग रहा है अभी तक तो। नहीं ये ठीक है? चीज़ें ना डिस्कोर्स से गायब है ना, तो अब अगर अगर हम बातें कर रहे हैं तो हमारा पर्पस भी यही है कि यार ये चीज़ें आपके डिस्कोर्स में होनी चाहिए। ठीक है, भई मैं ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाएँ। होप रखनी चाहिए और होप है हमें अभी भी है और यहाँ पर बैठे बात करें इसका मतलब ये नहीं कि हम होपलेस हो रहे हैं बिल्कुल, हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। उम्मीद है हमें, हमें पता है कि हमारे अंदर ताकत है, हम कर सकते हैं। लेकिन यार बात तो करो ना उन मुद्दों पर। जब आप उन मुद्दों को छोड़कर आपकी सारी जो बातें हैं वो एंटरटेनमेंट पे हो रही हैं। मतलब जो ऐसा हुँ। लगता है कि मतलब इस देश में एंटरटेनमेंट की भरपूर जो है डोज़ जो है लोगों तक पहुँचाई जा रही है, हर माध्यम से और उसके नशे में बिल्कुल एकदम उनको ऐसा कर दिया गया है कि उनको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं है। चाहे टीवी चैनल उठा दो, वहाँ पर भी जो है मुर्गा लड़ाई चल रही है, वहाँ भी एंटरटेनमेंट ही मुझे तो दिखता है, कोई ढंग की न्यूज़ नहीं सुनने को मिलती और
कुछ भी देखो, मतलब वो कोई भी जो ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर किसी चैनल को मैं कहता हूँ 10 मिनट भी खर्च नहीं करने चाहिए। उन उन पर जो है पूरे-पूरे दिन बातें हो रही हैं। अगर अगर वो नहीं करेंगे तो ऐड कहाँ से आएँगे? और ऐड नहीं आएँगे तो चैनल कैसे चलेगा? चैनल तो बंद हो जाएगा। तो ये पूरा नेक्सस है, सिंपल सी बात है। इसी से उनका ऐड ऐड चलता है, चैनल चलता है। अभी एक बात आई याद मुझे, तो पॉडकास्ट एक चल रहा था उनका, पर्ची वाले बाबा जी का। वो उनसे पूछा गया कि आप समय रैना के मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को साफ कर देना चाहिए। दैट वाज़ द एग्ज़ैक्ट लाइन ऑफ दैट पर्सन। साफ कर देना चाहिए जो हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। पहली बात तो, वो बाबा जी लेटेंट क्यों देख रहे थे? और देख रहे थे तो हिंदू धर्म कहाँ से आ गया उसमें? तीसरी बात, साफ करने का क्या मतलब है? मतलब साफ करने का तो क्या सीधे-सीधे मतलब है थ्रेट किसी है। चीज़? सीधे-सीधे हाँ, धमकी हाँ, है ये। धमकी है मतलब अगर एग्ज़ैक्टली, ये तो थ्रेट हाँ, थ्रेट कल दे को रहे हो आप। भई पागलों की कमी तो है नहीं है समाज के अंदर। अगर कल को कोई बंदा, वो कहीं बंदा ऐसी जगह पर हो जहाँ पर उसके कोई अप्रोच उस तक पहुँच जाए और उसको किसी तरह से नुकसान पहुँचा दे, तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा इस चीज़ का? ऐसे जब कोई आपको पता है कि आपका इतना इन्फ्लुएंस है, तो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए आपको। ज़िम्मेदार कौन कौन ज़िम्मेदारी लेता है यहाँ पे? यहाँ पे बस आतंकवादी चीज़ों की ज़िम्मेदारी ली जाती है उन संगठनों द्वारा जिन्होंने किया होता है, क्योंकि वो अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। बाकी और किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि भीड़ तंत्र है हमारे यहाँ पे, और आपको भी पता है कि जब भीड़ द्वारा कोई कार्यक्रम किया जाता है ना, तो उनमें से किसी पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे, किसने किसको मारा? तो आज किसी इंसान को कोई भीड़ में घुसकर मार दे, मॉब लिंचिंग जिसको बोलते हैं, जिसकी एक बात एक भाई साहब ने करी थी कि मॉब लिंचिंग कर देनी चाहिए इसकी, रणवीर अलाहाबादिया की। तो अगर कर दे कोई, तो उसको कुछ नहीं होगा भीड़ को, क्योंकि भीड़ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, आइडेंटिफ़ाई भी नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ कानून नहीं है हमारे देश में। वो सब स्कॉट फ्री घूमेंगे जैसे बाकी मॉब लिंचिंग के केसेस में या भीड़ तंत्र के केस में होता है। तो ये वाली बात है। तो पर एक पूरी बात मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात पर कोई बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत गहरी बात कह रहे हैं। अभी एक और बड़ा मामला चल रहा है रणवीर अलाहाबादिया समय रैना का। कई लोग विरोध कर रहे सुना हमने हैं और उनके समर्थन करने वाले भी लोग हैं कि डार्क कॉमेडी है। देखिए, एक सनातनी होना और एक बनने का नाटक, ये दोनों में जमीन आसमान का। एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि आप सीधे-सीधे पॉडकास्ट में धमकी दे रहे हो, और आप एज़ अ इंटरव्यूअर आप बोल रहे हो कि मतलब उसको जाने दे रहे हो बस। तो मेन प्रॉब्लम वहीं पर आती है कि सिस्टम भी वैसा ही है, लोग भी वैसे ही हैं, सब लोग सुनना भी वही चाहते हैं, अब सब लोग उसी तरह से बात करना चाहते हैं। तो मतलब सेम वही बात चल रही है। तो इसीलिए जो शुरुआत का क्वेश्चन उसी पर बेस था, जो हमने बात करी थी।